नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, हम फिजिक्स स्टार्ट कर रखी थी हमने, और फिजिक्स के अंदर हमने जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से पढ़ना स्टार्ट किया था। और आज हम जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी अर्थात इसी को बोलते हैं विद्युत, इसी को बोला जाता है विद्युत, अर्थात इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत बोलते हैं। और आपको पहली बात ध्यान रखनी है विद्युत के बारे में कि विद्युत जो है दोस्तों वो एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों, विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। यह आपको ध्यान रखना है कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा होती है। और यह कैसी ऊर्जा होती है यह आपको ध्यान करना है कि मान लीजिए यहां पर आपके जैसे ये कोई तार है और इस तार है और तार के अंदर बहुत सारे आवेश होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों? आवेश होते हैं। और आवेशों के संचरण, अगर आवेश है और उस आवेशों के संचरण के कारण यहां पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है ऊर्जा, और वही ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा कहलाती है। वही ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। ध्यान दें, मेरी बात को ध्यान से समझना है कि क्या होगा कि कोई भी तार है जिसके अंदर ये आवेश है और आवेश क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। और आवेशों की गति के कारण एक ऊर्जा होती है, वो उस ऊर्जा को अपन विद्युत ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया होगा भाई? सभी को समझ में आ गया? तो मैं एक बार विद्युत की परिभाषा आपको लिखवाता हूं जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए दोस्तों। आवेशों के कारण जिस ऊर्जा का संचरण होता है वह विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आवेशों के कारण जिस ऊर्जा का संचरण होता है वह एक विद्युत ऊर्जा कहलाती है। आवेशों के कारण जिस ऊर्जा का संचरण होता है वह एक विद्युत ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि विद्युत भी एक प्रकार की ऊर्जा है और ये अपने को पढ़ना है दोस्तों। फिजिक्स के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आराम से आपको जो समझ में आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे आप इसके बारे में। आपको तीन चीजें ध्यान होनी पड़ेगी दोस्तों। देखिए, एक है इलेक्ट्रॉन के बारे में, एक है प्रोटॉन के बारे में, एक है न्यूट्रॉन के बारे में। आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज करता है जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज करता है गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन इसके खोज करता है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन पर आपको दिख रहा होगा ऋणात्मक आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है? ऋणात्मक होता है। प्रोटॉन जो होते हैं, जैसे कोई भी एक परमाणु है, मान लीजिए यह कोई परमाणु है, यह क्या है भाई? यह एक परमाणु है। यहां पर बीच में एक नाभिक होता है। क्या होता है दोस्तों? नाभिक होता है। और इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये जो प्रोटॉन होता है इस पर आवेश होता है धनावेश, अर्थात इस पर पॉजिटिव आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, अर्थात इस पर कोई आवेश नहीं होता है। अर्थात यह कैसा होता है? उदासीन होता है। यह कैसा होता है भाई? उदासीन होता है। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, जेम्स चैडविक, ऋणात्मक, पॉजिटिव और उदासीन। ये आपको सारणी याद रखनी है दोस्तों।
ये सारणी आपको ध्यान रखनी है। अगर ये ध्यान रह जाएगी तो आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। यहां से भी राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न पूछा भी गया है। अभी इसी साल जो है राजस्थान पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है। देखिए, सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करी और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने पढ़ा कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है और ये आवेश जो संचरित होते हैं उसके कारण एक ऊर्जा बनती है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। फिर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वगैरह के बारे में बताया आपको। अब मैं आपको सबसे पहले एक विद्युत ऊर्जा के बारे में बताता हूं। विद्युत ऊर्जा, सॉरी, विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। विद्युत धारा, देखो भाई, इसमें क्या होगा कि आवेशों के प्रवाह की दर, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब नहीं समझे आप? मतलब मैं समझा रहा हूं, देखिए एक बार ध्यान से। अर्थात एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या एकांक समय में प्रवाहित, जैसे मान लीजिए यहां पर ये तार है और इस तार के अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर यहां से कितने आवेश निकल रहे हैं, इस आवेशों की जो संख्या है, इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आ गया होगा भाई? जो विद्युत धारा है इसको आई से डिनोट करते हैं। आई से डिनोट करते हैं एकांक समय में, मतलब हो गया समय में, एकांक समय में आवेश, आवेश बटा समय, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? धारा बोलते हैं, आई बोलते हैं। क्या बोला मैंने? किसी एकांक समय में कितने आवेश निकले, अर्थात आवेश अपॉन समय को ही क्या बोलते हैं? धारा। आवेश को लिखते हैं Q से, टाइम को लिखा जाता है T से, अर्थात I बराबर Q अपॉन T। और आवेश बटे समय को एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा का मात्रक, मात्रक एम्पियर होता है। तथा विद्युत धारा को मापने का यंत्र अमीटर होता है। तथा विद्युत धारा को मापने का यंत्र अमीटर होता है। अल्प विद्युत धारा को गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। अल्प विद्युत धारा को गैल्वेनोमीटर द्वारा मापा जाता है। अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है।
एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। ये देखिए भाई, समझना आप ध्यान से मेरी बातों को कि विद्युत धारा क्या होती है। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आवेश एकांक समय में कितने आवेश यहां से निकल रहे हैं, इनको ही हम विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात I बराबर Q अपॉन T। Q किसका मात्रक होता है? आवेश का। Q होता है आवेश, इसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और समय का मात्रक आप सभी को पता है सेकंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो एकांक समय में किसी स्थान से एकांक समय में गुजरने वाले कुल आवेश या आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से डिनोट करता है, अर्थात I बराबर Q अपॉन T होता है। Q का मात्रक कूलाम होता है, T का मात्रक सेकंड होता है, और Q अपॉन T इसी को बोलते हैं अपन दोस्तों एम्पियर, अर्थात विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है, इस बार राजस्थान पुलिस में फिर पूछी गई है। विद्युत धारा को मापने का यंत्र एमीटर होता है। अब देखिए दोस्तों, एक तो होता है श्रेणी क्रम, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक तो होता है श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। देखो ये श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जैसे यहां पर कोई परिपथ बह रहा है, यहां पर देखिए इसको एक बात समझ लो। जैसे यहां पर मैंने कोई बैटरी लगा दी, ये कोई बैटरी है। अब क्या हुआ दोस्तों, इस बैटरी को मैंने लगा दिया। अब बैटरी को लगाने के बाद जो एमीटर है ना, वो ऐसे श्रेणी क्रम में लगता है, एक ही श्रेणी में लगता है। ये जहां बैटरी लगी है एक ही श्रेणी के अंदर लग जाएगा ये एमीटर। अगर कम धारा मापनी है, मुझे बिल्कुल कम धारा मापनी है, तो यहां पर लग जाता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। अगर मुझे अल्प धारा मापनी है तो मुझे गैल्वेनोमीटर काम में लेना पड़ेगा। अगर मुझे अधिक धारा मापनी है तो मुझे अधिक धारा मापनी है तो मुझे एमीटर काम में लेना पड़ेगा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और मापने का यंत्र क्या होता है? एमीटर। और अल्प विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। एमीटर को किस में लगाते हैं हम? श्रेणी क्रम में लगाते हैं। जबकि अगर आगे हम पढ़ेंगे ना, जैसे वोल्टमीटर, एक वोल्टमीटर भी होता है जिसको ऐसे लगाया जाता है। जैसे यहां पर ये बैटरी है तो ऐसे इसको समांतर क्रम में लगाया जाता है, वोल्टमीटर को ऐसे करके ऐसे समांतर क्रम में लगाया जाता है। जबकि इसको कैसे लगाया जाता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है एमीटर को। ठीक है भाई। समझ में आ गया होगा सभी को? यहां तक थे हम। एक आदर्श, ये भी ध्यान रखना है एक आप, ये भी ध्यान रखना आप। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। अब देखो प्रतिरोध क्या होता है आगे बताऊंगा तुमको। जैसे मान लीजिए कहीं से प्रतिरोध का मतलब समझ गए आप? प्रतिरोध का मतलब समझना। प्रतिरोध का मतलब होता है जो धारा के प्रवाह का विरोध करे। अर्थात अगर धारा बह रही है और उस धारा का विरोध करता है कि मैं तुझे नहीं बहने दूंगा, अर्थात धारा के प्रवाह का विरोध करता है कौन? प्रतिरोध। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। आर से डिनोट करते हैं हम इसको डिनोट किया जाता है आर से। किससे डिनोट किया जाता है? आर से। रेजिस्टेंस अर्थात इसको बोलते हैं प्रतिरोध। ध्यान रखें आप,
जो प्रतिरोध होता है R होता है, इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है ओम, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। पढ़ा होगा आप सभी ने कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोध क्या होता है, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, अर्थात धारा बह रही है तो उसको रोकने का कार्य करता है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, प्रतिरोध कहलाता है। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है बताओ, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है। आगे देखिए एक बार इस चीज को समझना कि सिर्फ प्रतिरोध किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो मैं बताता हूं इसको कि प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता मतलब ये प्रतिरोध किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रतिरोध देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध जो होता है वो क्षेत्रफल पर भी डिपेंड करता है, प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई पर भी डिपेंड करता है। प्रतिरोध क्षेत्रफल पर भी करता है और प्रतिरोध जो है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी और लंबाई पर भी डिनोट करता है, मतलब इन दोनों के ऊपर करता है ये निर्भर। इसका मतलब सर किस प्रकार करता है निर्भर, आप हमको समझाओ। बिल्कुल सर, हम समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें अर्थात क्या समझे इस चीज का मतलब आप, कि ये जो प्रतिरोध होता है लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है। मान लीजिए एक तो इतना सा तार है, ध्यान समझना, एक तो ये इतना सा तार है और एक थोड़ा सा बड़ा तार है। अब आप खुद ही नॉर्मल देख लो कि यहां पर जो आवेश है वो क्या रहेंगे, जो आवेश है उसकी प्रवाह की दर क्या रहेगी, यहां पर कम रहेगी। अब मैं जो यूं बता दो कि जितना ज्यादा लंबा तार है वहां पर प्रतिरोध क्या रहेगा, ज्यादा, क्योंकि आवेश ज्यादा, और आवेश ज्यादा तो फिर उनका अवरोध भी ज्यादा। अरे आवेश ज्यादा जल्दी जल्दी गति कर रहे हैं, अब लंबाई ज्यादा है तो आवेश बढ़कर धीरे धीरे गति करेंगे, और आवेशों को प्रवाह को जो है वो रोकने का कार्य कौन करेगा, प्रतिरोध करेगा। अर्थात मैं इस चीज को कह सकता हूं दोस्तों आपसे, मैं आपसे इस चीज को कह सकता हूं कि जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात लंबाई बढ़ाने पर, अर्थात लंबाई बढ़ाने पर अर्थात लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है, लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ता है। अर्थात रेजिस्टेंस आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लंबाई। यहां क्या है, आर बराबर तो प्रतिरोध और एल बराबर क्या है दोस्तों, लंबाई। समझ में आ गया होगा सभी को कि लंबाई पर तो क्या होता है, ये समानुपाती होता है। आगे देखेंगे दूसरा, देखो दूसरा क्या होता है, प्रतिरोध की क्षेत्रफल पर निर्भरता, प्रतिरोध की क्षेत्रफल पर निर्भरता। अब देखिए जितना ज्यादा क्षेत्रफल होता है उतना ही क्या होता है, प्रतिरोध कम होता है। क्षेत्रफल ज्यादा हो गया, नॉर्मल सी बात है कि ज्यादा इतने वास्ट है तो आराम से जो आवेश है वो दूर दूर गति कर पाएंगे, तो प्रतिरोध कम होगा। इसका मतलब ये समझ सकते हैं हम कि
प्रतिरोध अनुप्रस्थ, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, अर्थात इसको बोलते हैं ए फॉर एरिया। प्रतिरोध को क्या बोलते हैं? आर। अभी समझा है। प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती, इसको बोल देंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्या बोल देंगे इसको? व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया उल्टा। इसका मतलब है जो रेजिस्टेंस है और होता है एरिया के व्युत्क्रमानुपाती। इससे क्या मतलब निकला कि अगर मैं आर को बढ़ा देता हूं, अगर मैं आर को बढ़ा देता हूं तो एरिया कम हो जाएगा, और अगर मैं आर को घटा देता हूं तो एरिया बढ़ जाएगा। या यूं समझ सकते हैं हम इसको, या इसको यूं समझ सकते हैं सर कि अगर मैं एरिया को कम कर देता हूं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और एरिया को अगर मैं बढ़ा देता हूं तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टे होते हैं दोस्तों। आगे देखेंगे प्रतिरोध की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति पर भी ये डिपेंड करता है। पदार्थ की प्रकृति पर भी ये डिपेंड करता है। पदार्थ की प्रकृति किस प्रकार पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करता है? पदार्थ की प्रकृति पर किस प्रकार डिपेंड करता है? जो सर्वाधिक जो प्रतिरोध होता है, सर्वाधिक कम प्रतिरोध होता है, सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी का। लेकिन फिर भी आपको पता होगा चांदी के तार नहीं बनाए जा सकते, तांबे के ही क्यों तार बनाए जाते हैं? क्योंकि चांदी क्या होती है दोस्तों? कॉस्टली पड़ती है, महंगी पड़ती है, क्योंकि सबसे कम तो होती है, इसकी प्रतिरोधकता तो सबसे कम होती है। क्या बताया मैंने कि इसकी प्रतिरोध जो होता है इसमें तो कम होता है। प्रतिरोध कम होने के बावजूद भी क्या होता है? चांदी महंगी होती है। अब क्या होगा? चांदी के बाद होता है तांबा, इसलिए तार किसके बनाए जाते हैं? तांबे के। इससे ज्यादा होता है सोना, और सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है एल्यूमिनियम। सबसे ज्यादा प्रतिरोध किस में होता है भाई? एल्यूमिनियम में। अब मुझे बताओ सबसे कम प्रतिरोध किस में होता है? चांदी में। सबसे कम प्रतिरोध किस में होता है? चांदी में। उसके बाद तांबे में, फिर सोने में, और फिर एल्यूमिनियम में। मैंने प्रतिरोध की निर्भरता आपको समझाया। प्रतिरोध की निर्भरता मैंने आपको समझाया कि टॉपिक का नाम था प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? लंबाई पर निर्भर करता है, और लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। पहली इक्वेशन क्या थी? कि लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। दूसरा मैंने बताया कि क्षेत्रफल पर किस प्रकार डिपेंड करता है? कि लंबाई बढ़ाने पर, अर्थात अगर क्षेत्रफल बढ़ा देता हूं तो प्रतिरोध घट जाता है, अर्थात ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर मैंने बताया कि जो प्रतिरोध है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी का, फिर होता है तांबे का, फिर होता है सोने का, और फिर होता है एल्यूमिनियम का। लेकिन तार जो होते हैं वो चांदी के नहीं लगाए जा सकते हैं। चांदी विद्युत के सबसे अधिक सुचालक होती है, सबसे अच्छी सुचालक होती है चांदी।
लेकिन तार चांदी के नहीं लगाए जा सकते। एक बार इसको देख लेंगे दोबारा से, आराम से इसको जरूर देखिए भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जरूर देखें भाई इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको देखना पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पेज पे लेता हूं। अभी हमने देखा सर, इससे पहले वाले पेज में हमने देखा कि R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लंबाई। मैंने बोला R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लंबाई, और मैंने देखा कि R व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के। तो बताओ R व्युत्क्रमानुपाती है एरिया के। ये पहले समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है। दोनों समीकरणों से क्या देखा मैंने कि R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है लंबाई अपॉन एरिया। देखो लंबाई के तो समानुपाती हो गई, उससे क्षेत्रफल के क्या हो गई, व्युत्क्रमानुपाती हो गई। ये जब यहां पर ये समानुपात का चिन्ह हटाता हूं तो एक नियतांक आता है जिसे बोलते हैं रो। ये जो चिन्ह होता है ये होता है रो, इसको बोलते हैं रो, और इसी को बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट प्रतिरोध। ये जो रो होता है ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध, रो L अपॉन ए, रो L अपॉन ए। अगर मैं इसका मात्रक निकालता हूं तो कैसे निकालेंगे बताओ एक बार। इसका मात्रक निकालने के लिए सर सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि मैं यहां से रो का मान निकाल देता हूं। देखो R बराबर क्या है, रो L अपॉन ए ही तो है। यहां से मैं देखो R और A को गुणा कर देता हूं तो R A अपॉन L, ये क्या हो जाएगा, रो बराबर। अरे समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। देखिए रो बराबर क्या हो गया, आर ए अपॉन एल। बताओ रो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। आर का मात्रक क्या होता है, ओम। क्षेत्रफल क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और एल क्या होता है, मीटर। अब बताओ मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया तो ऊपर क्या बच गया, ओम मीटर, ओम मीटर। ये किसका होता है मात्रक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम मीटर। रो बराबर रो का मात्रक क्या हो गया, ओम मीटर। बताओ भाई समझ में आ गया क्या सभी को, विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आ गया क्या, विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आना चाहिए भाई सभी को। विशिष्ट प्रतिरोध समझ में आना चाहिए भाई सभी को। सर एक बार मैं पुनः रिपीट करता हूं इसको, एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं, एक बार आराम से आप समझना कि मैंने अभी आपको प्रतिरोध की निर्भरता पढ़ाई आपको, और प्रतिरोध की निर्भरता के अंदर मैंने आपको समझाया कि प्रतिरोध लंबाई के तो समानुपाती होता है लेकिन अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को लिखा तो मुझे प्राप्त हुआ कि R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। L यहां पर लंबाई है और A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। जब मैं समानुपात के चिन्ह को हटाता हूं तो एक नियतांक आता है जिसका नाम होता है रो, जिसे ही हम अपनी भाषा के अंदर फिजिक्स की भाषा में विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। और ये विशिष्ट प्रतिरोध को अगर मैंने देखा तो R बराबर हो गया रो L अपॉन A, अर्थात रो बराबर हो गया R A अपॉन L। R का मात्रक होता है ओम, क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक होता है मीटर। मीटर से मीटर स्क्वायर मीटर बार कटा तो हो गया ओम मीटर। बताओ भाई विशिष्ट प्रतिरोध में किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। अब मैंने आपको इससे पहले वाले पेज के अंदर पढ़ाया था कि किस किस पर प्रतिरोध डिपेंड करता है, फिर मैंने आपको बताया प्रतिरोध क्या होता है, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा क्या होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे हम विद्युत विभवांतर अर्थात विद्युत विभव। विद्युत विभव, विद्युत विभव क्या होता है एक बार ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये कोई भी विद्युत क्षेत्र है, ये कोई भी विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र,
ये कोई भी विद्युत क्षेत्र है, किसी भी एकांक आवेश को, यहां से कोई आवेश है मेरे पास, क्यू आवेश है, वो इस क्यू आवेश को मैं इस विद्युत क्षेत्र में लाऊंगा। किसी भी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य, मुझे कार्य करना पड़ेगा। अरे इस आवेश को मैं लेके आऊंगा इस विद्युत क्षेत्र में, तो लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और ये किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है दोस्तों, विद्युत विभव कहलाता है। किसी भी एकांक आवेश को अनंत से लाने में या फिर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। और किसी भी आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो मुझे कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, यही क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। तो परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा देखेंगे, किसी एकांक आवेश को, किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए, विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। किसी भी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य, विद्युत विभव को V से लिखते हैं, और किसी भी एकांक आवेश को मतलब Q, और लाने में किया गया कार्य अर्थात W अपॉन Q। यहां पर W क्या है भाई, W है वर्क, और Q का मतलब है आवेश, और कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। लिखेंगे आगे, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट। जब भी तो अपन बोलते हैं ना यार हमारी जो गाड़ी है वो 220 वोल्ट, या जो तार है वो 220 वोल्ट का है, क्योंकि विभव को मापने के लिए जो मात्रक होता है, विभव को मापने के लिए जो मात्रक होता है वो कितना होता है, वोल्ट होता है। समझ में आ गया सभी को, सभी को समझ में आ जाना चाहिए आराम से, बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है कि क्या होता है मात्रक, वोल्ट होता है। क्या होता है मात्रक, वोल्ट होता है। और मापने का जो यंत्र होता है वोल्ट, इसको लिख दो आराम से, पूरा लिख दो ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। विभव को मापने का यंत्र वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है भाई, वोल्ट मीटर होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अमीटर किस में लगाया जाता है, जो धारा को मापने का यंत्र होता है वो किस में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। और वहीं पर मैंने आपको समझाया था कि जो वोल्ट मीटर होता है ना, वोल्ट मीटर, इसको किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम में। किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम, अभी समझाया था। फिर आगे अपन पूरा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम अलग से एक टॉपिक भी पढ़ेंगे, वहां से और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा भाई। तो यहां नोट लगा के लिख देंगे, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर को किस में लगाया जाता है, समांतर क्रम में लगाया जाता है। और मैंने अभी आपको बताया था कि एक आदर्श, अगर मैंने अभी बताया था कि एक आदर्श अगर एमीटर है तो उसका प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। लेकिन एक आदर्श वोल्ट मीटर है तो उसका प्रतिरोध जो होना चाहिए वो हमेशा कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए भाई। अर्थात एक आदर्श का मतलब होता है बहुत अच्छा वोल्ट मीटर। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध
एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए शून्य, अनंत, कुछ नहीं, या कुछ भी दे सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी दे दे। आपको ध्यान रखना है कि एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध तो 0 होना चाहिए और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रतिरोध। ये क्या है भाई? प्रतिरोध। एक बार दोबारा नजर मार लेंगे सभी चीजों पे। एक बार विभव का पूरा टॉपिक एक बार रिपीट मार लेते हैं। देखिए, विद्युत विभव स्टार्ट किया, किसी एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात V बराबर W अपॉन क्यू, V बराबर W अपॉन क्यू, जूल अपॉन कुलाम, मात्रक हो जाएगा वोल्ट, मापने का यंत्र हो जाएगा वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को किस में लगा देंगे हम? हमेशा समांतर क्रम में लगा दिया जाता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है भाई? शून्य होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। यही लाइन अपने लिखी है। समझ में आ रहा है भाई? एक टॉपिक और डालेंगे, टॉपिक का नाम लिखेंगे विद्युत खर्च। अपने जो विद्युत खर्च होती है ना, उस विद्युत खर्च, इसका सीधा सूत्र ध्यान रखना है भाई। सबसे पहले तो वाट, कितने आपके वोल्टेज खर्च हो रहे हैं भाई, कितने वोल्टेज आपके खर्च हो रहे हैं, तो सबसे पहले वाट। फिर आपको लिखना भाई कितने समय तक, और फिर लिखना है आपको दिन तक, और इसमें भाग लगा देना आपका 1000 का। ये आपका क्या निकल जाएगा? विद्युत खर्च निकल जाएगा, विद्युत खर्च निकल जाएगा। एक न्यूमेरिकल लिखूंगा इसके ऊपर, फिर आपको 100% समझ में आ जाएगा भाई। सबसे पहले इसका याद कर लेंगे, वाट इंटू समय इंटू डे। $200 वाट तथा, क्या बोला मैंने? 200 वाट तथा 200 वाट तथा 100 वाट का बल्ब, 200 वाट तथा 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे काम आता है, तो 8 घंटे काम आता है तो पूरे महीने की विद्युत खर्च क्या होगी? और आपको महीना मानना है क्या होगी, और महीना 30 दिनों वाला है मानना है। करेंगे भाई, सीधा फॉर्मूले में सेट करो, आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं है सर, आसान हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो रहा है। 200 वाट और 300 वाट, टोटल वाट कितने हो गए? 300 भाई। 200 और 100 कितने हो गए टोटल? 300 भाई। 200 वाट और 100 वाट टोटल मिलाकर के 300 वाट हो गए कि नहीं हो गए? अरे भाई नॉर्मल सी बातें हैं ये सब, कि ये 200 वाट है और ये 100 वाट है, तो टोटल हो गए 300 वाट। इनटू समय कितना है बताओ? 8 घंटे। और टोटल दिन कितने हो गए भाई? महीना 30 दिन का लेना है तो 30 से गुणा कर देंगे, और नीचे किसका भाग लगा देंगे? 1000 का। 1000 का भाग यही तो है, विद्युत खर्च ही पूछ रहा है। विद्युत खर्च का फॉर्मूला सीधा होता है 1 2 3 1 2 3। बताओ भाई, ये हो गया 8 या 24, ये इसको कर लो 8, ऐसा कर लो इसको, ये 8 इंटू 3 या 9, 9 8 72, तो कितनी यूनिट हो जाएगी? 72 यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? 72 यूनिट। अर्थात उसके पूरे महीने में कितनी यूनिट निकलेगी, कितना विद्युत खर्च निकलेगा? 72 यूनिट टोटल विद्युत खर्च निकलेगा। कैसे निकला दोबारा समझेंगे भाई। 200 वाट
और 100 वाट, टोटल बल्ब होते हैं तो 300 वाट का हो गया। 8 घंटे काम कर रहा है तो समय हो गया 8 घंटे। दिन कितने लग रहे, पूरा 1 महीना, तो 30 दिन हो गए। 1000 का भाग लगाऊंगा तो 8, ठीक है भाई, 8 × 9 तो हो जाएगा 72 यूनिट, अर्थात तो पूरे 1 महीने के अंदर 72 यूनिट निकाल देगा, पूरे 72 यूनिट निकालेगा वो। समझ में आ गया क्या भाई? तो विद्युत खर्च का सीधा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, आराम से विद्युत जो खर्च है ये आराम से निकल जाएगी, आराम से विद्युत खर्च का फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप, वाट समय दिन। तो मैं इसको सही से लिख देता हूं एक बार, विद्युत खर्च बराबर वाट समय दिन बटे 1000 और ये निकलेगा यूनिट। समझ में आ गया होगा भाई सभी को? समझ में आ गया होगा भाई सभी को? ये लीजिए भाई, बढ़िया से आपको मैंने सेट कर दिया इसको, विद्युत खर्च बराबर वाट इंटू समय इंटू दिन बटे 1000 यूनिट। यही क्या हो जाएगा, आपका विद्युत खर्च निकल करके आ जाएगा भाई दोस्तों। इस प्रकार हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी, अभी इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट किया है, तो आगे और पढ़ेंगे इसको। इससे पहले एक बार मैं आपका पीछे का रिपीट करवा देता हूं पूरा, ताकि आपको आज का पता लग जाए आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको आज पढ़ाकर इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात मैंने आपको फिजिक्स पढ़ाई, जिसके अंदर मैंने बताया विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। मैंने बताया कि आवेशों के कारण जिस ऊर्जा का संचरण होता है वह एक विद्युत ऊर्जा कहलाती है, क्योंकि विद्युत ऊर्जा भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि आपको इन सभी का नॉलेज होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, आवेश क्या होता है, इसके खोजकर्ता कौन है, आवेश क्या होता है, इसके खोजकर्ता कौन है, आवेश क्या होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो मैंने आपको पढ़ाया विद्युत धारा। मैंने बात करी कि विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसको I से डिनोट करते हैं। I बराबर हो गया Q अपॉन T, Q का मतलब होता है आवेश, T का मतलब होता है समय, Q बराबर होता है कूलाम, T बराबर होता है सेकंड, अर्थात विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इसको अमीटर के द्वारा मापा जाता है। कम विद्युत धारा मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का कार्य किया जाता है और अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और अमीटर का जो एक प्रतिरोध है, वो एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही सब बातें हमने इसमें लिखी है और यही बातें हमने पढ़नी है और यही बातें हम पढ़ेंगे भाई आगे। देखिए फिर मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध वो होता है जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है, ओम हो जाता है। फिर मैंने बताया कि जो प्रतिरोध है वो 3 चीजों पर निर्भर करता है। सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति, सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी का, लेकिन चांदी के तार नहीं बनाए जाते क्योंकि थोड़ी महंगी पड़ती है। फिर होते हैं तार तांबे के, फिर उससे थोड़ा ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, अर्थात सबसे ज्यादा प्रतिरोध होता है एल्यूमिनियम में और सबसे कम प्रतिरोध होता है चांदी में। और चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक माना जाता है। लंबाई के तो होती है समानुपाती और क्षेत्रफल की होती है व्युत्क्रमानुपाती। अगर मैं बात करता हूं दोनों समीकरणों को, तो दोनों समीकरणों से मुझे पता लगा कि R समानुपाती L अपॉन A, समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो यहां एक नियतांक आता है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। नेक्स्ट मैंने बात करी कि विभव क्या होता है। विभव क्या होता है, किसी एकांक आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, अर्थात W अपॉन Q क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। यहां पर है देखिए, ये रहा, देख लीजिए सभी, ठीक है। और उसको विभव को मापने के लिए वोल्टमीटर काम में लिया जाता है और वोल्टमीटर को हमेशा किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होना चाहिए। समझ में आ रहा भाई? अगर आप रिपीट करते हो, मेरे साथ साथ बोलते जाते हो, आंखें बंद करके मेरी सभी बातों को सुनते हो, जब लास्ट में जब मैं रिपीट करवाता हूं उस टाइम अपनी आंखें बंद कर लिए और करने के बाद क्या है, मेरी बातों को सुनते जाएं। सुनते सुनते ही आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट में बात करता हूं आपसे, मैंने आपको बताया कि विद्युत खर्च क्या होता है, वाट इंटू समय इंटू दिन बटे 1000। टोटल यूनिट निकाले, इस पे मैंने एक न्यूमेरिकल कराया कि 200 और 100 वाट का बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, तो टोटल वाट हो गए 300, 8 घंटे काम कर रहा है, टोटल दिन हो गए 30, अर्थात वो 72 यूनिट 1 महीने के अंदर निकालेगा। इस प्रकार जो आपका ये वीडियो था, और ये आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसी प्रकार प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें और अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का सम्मान करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।